अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। 14वीं का चांद आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। मेरी वहशत और मेरा जनून इंतहा को पहुंच चुका था। यूं लग रहा था कि मैं शहबाज अली नहीं बल्कि कोई और हूं। वो बद्दुआ साबित होने वाली थी जिसने नस्ल दर नस्ल मेरे खानदान को बर्बाद कर रखा था। मुझे अपना सर बोझल और आंखें सुर्ख होती महसूस हो रही थी। कुछ ही लम्हों के बाद मैं इंसान से एक ऐसा दरिंदा बन जाऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानी खून पर जिंदा रहता है। अचानक मेरा जिस्म नहायत सख्त होने लगा। फिर यकायक मेरा सारा जिस्म नोकीले सख्त बालों से भर गया। मैंने देखा कि मेरे हाथों की साख्त तब्दील होने लगी है। मेरे नाखून लंबे और नीचे अंदर की जानब मुड़ गए हैं। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं हाथों और पैरों के बल चलता हुआ कद आदम आईने की तरफ बढ़ा। आईने में नजर आने वाला मंजर नहायत हैरान कुन था। आईने में मेरी जगह अब एक खूंखार भेड़िया खड़ा था। मेरा नाम शहबाज अली खान है। ये सब मेरे साथ कैसे हुआ, ये एक तवील दास्तान है। दुनिया कितनी हसीन और दिल फरेब है, ये उनसे पूछे जिनको दुनिया की हर खुशी मुयस्सर है। आंख खुली तो खुद को हर निगाह का मरकज पाया। जिस रोज मेरी पैदाइश हुई वो रात 14वीं की रात थी। कहा जाता है कि मेरे और मेरे परदादा की पैदाइश एक वक्त हुई, यानी वो रात भी 14वीं की थी और जब उन्होंने खुदकुशी की वो भी 14वीं की रात थी। मेरे परदादा मरहूम ने खुदकुशी क्यों की, ये एक लंबी दास्तान है। मेरे परदादा नवाब जफर अली एक ऐश प्रस्त और शौकीन मजाज नवाबजादा थे। अपनी अय्याशियों की पादाश में इन्हें सजा दी गई, यानी इन्हें खुदकुशी की सजा मिली। हमारी हवेली किला नुमा है जो कि कोई 3 सदी या इससे भी ज्यादा पुरानी है। इन 300 बरसों में इसकी ज़ाहरी शक्ल और सूरत व हैयत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ इसे दौरे जदीद के काबिल बनाया गया। हवेली 20 कमरों और राहदारियों खुफिया तहखानों पर मुश्तमिल है। एक छोटे से किला की मानंद है। इसकी ऊंची दीवारें फसील नुमा हैं जिन पर घुंघूरे और बुर्जियां दूर से दिखाई देती हैं। मेरी उम्र के 10 साल मुकम्मल होते ही मेरे वालिदैन मुझे लेकर शहर आ गए, जहां मेरी आला तालीम की खातिर वही सुकूनत इख्तियार कर ली। वक्त गुजरता चला गया। पहले मेरी माँ मुझसे रुखसत हुई और मेरे वालिद ने इंतकाल से कबल मुझे खास तौर पर अपने पास बुलवाया। शहबाज बेटा, मैं जानता हूँ मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकूंगा। मेरे बाद तुमको हौसले से काम लेना होगा। मेरी आखिरी वसीयत है तुमको कि मेरी तदफीन हमारे आबाई गांव में करना। हवेली को आबाद करना बेटा, जागीर को तरक्की देना। तुम्हारे परदादा ने इस हवेली में खुदकुशी की थी। उनके कमरे को हरगिज खोलने की कोशिश मत करना। सुना है वो कमरा मनहूस है। वहां जो जाता है इसकी नहूसत इसे खा जाती है। तुम्हारे परदादा की अय्याशियां इस खानदान की इज्जत और वकार को खा गईं। अब तुम इस खानदान के वकार को बहाल करोगे, क्योंकि तुम करीब करीब अपने दादा के हम शक्ल हो। 3 दिन बाद वालिद साहब इंतकाल कर गए। इनकी वसीयत के मुताबिक इनकी मैयत गांव लाई गई और इनको हमारे खानदानी कब्रिस्तान में दफन किया गया। वालिद साहब की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया। आगे पढ़ने की कोई जरूरत ना थी। पुश्तों की जायदाद ही इतनी थी और मुझे इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत थी। चुनांचा मैं मुस्तकिल गांव में आ गया। फिर मेरी जिंदगी में रुखसार दाखिल हुई। वो सचमुच गुलाब का फूल थी, नाजुक हसीन मुअत्तर। वो जन्नत निगाह थी, गुले अंबर थी, फिरदौस गोश थी। इसका सरापा जैसे खुशबुओं से गूंदा गया था। वो सचमुच बहुत ही हसीन थी। हवेली का बाग काफी खूबसूरत और जाज़िबे नजर था। मेरे बुजुर्गों ने हमेशा बाग को हसीन और भरपूर बनाने में कोई कसर न छोड़ी थी। बाग में फुवारे भी थे, संगी तख्त भी थे। हर साल इसमें नित नए फलदार दरख्तों और फूलों का इजाफा होता ही रहता था। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बाग में सुबह हवा खोरी कर रहा था। बाग खुशबुओं से महका हुआ था, फिजा मुअत्तर थी। अभी सुबह का धुंधलका था जब मैंने फूलों की क्यारी के पास किसी को झुका हुआ देखा, तो वो एक नाजुक अंदाम कली मोती की कलियां चुन रही थी। मेहराब बनाता हुआ जिस्म और इसका वहशत ज़दा हरने की तरह चौंकना, फिर डर कर भाग जाना मेरे दिल में घर कर गया। मुझे इससे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। उस दिन मैं सारा दिन बस इसी के बारे में सोचता रहा कि ये महकता हुआ गुलाब
इस आंगन का है। रात के 12 बजे थे। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मेरा ध्यान इसी महगुल की तरफ था। दफातन मेरी निगाह बाईं जानब वाली खिड़की पर पड़ी। मैं चौंक गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई है। वो एक सफेद साया था, सफेद साड़ी में लिपटी किसी औरत का साया। वो मेरी तरफ देखकर दबी आवाज में हंस रही थी। घुप अंधेरे में भी रोशनी का सा गुमान महसूस हो रहा था। इसकी हंसी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे हाजतमंद ने मंदिर की घंटियां बजा दी हों। मैं जैसे ही इस तरफ पहुंचा, वो साया गायब हो गया। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है। दफातन मेरे कानों में एक सरगोशी सी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम भी नहीं बचोगे, सब मरेंगे। मैं हैरान था कि आखिर ये आवाज किसकी है। जरूर इस हवेली में कुछ था, या फिर वो मेरी नजर का वहम था। नामालूम वो किसका साया था। वालिद साहब की जुबानी पर दादा की खुदकुशी का इल्म हुआ था। मैं नहीं जानता था कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। दूसरी सुबह रात वाले वाकये का असर मुझ पर मौजूद था, मगर मैंने इसे वहम समझकर टाल दिया। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा तो वो मुझे फिर नजर आई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा तरोताजा और खूबसूरत लग रही थी। नाश्ते वाले कमरे से बैरूनी बाग का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वो बाग में मौजूद क्यारियों को पानी दे रही थी। मैं नहायत ही अनहमनाक से इसे काम करते देख रहा था। फजलू, ये लड़की कौन है? मैंने साथ खड़े नौकर से पूछा। सरकार, इसका नाम रुखसार है। ये फजलदीन माली की बेटी है। फजलू बीमार है, इसलिए इसकी जगह आई है, फजलू ने जवाब दिया। बुलाओ इसे, मैंने फजलू की तरफ देखकर कहा। मेरी बात सुनकर फजलदीन ने मुझे नहायत अजीब सी नजरों से देखा और बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापिस आया तो इसके साथ रुखसार मौजूद थी। वो फजलू के साथ ही खड़ी हो गई। फजलू, तुम जा सकते हो, मैंने फजलू की तरफ देखे बगैर कहा। फजलू ने इस बार नहायत ही मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा और कुछ कहे बगैर ही चला गया। रुखसार सहमी हुई खड़ी थी। इसके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी भाग खड़ी होगी। बैठो, नाश्ता करो, मैंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। जज्जी जी जरूरत से ज्यादा तवील हो गया था। मैंने कहा, तुम हमारे साथ नाश्ता करो, मैंने तोहमकाना लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर वो हैरत ज़दा रह गई। सरकार, हम आपकी रियाया हैं, साथ कैसे बैठें? ये मेरा हुक्म है। नहीं सरकार, हमें माफ करें, ये कहकर वो भाग खड़ी हुई। इसकी इस हरकत पर मुझे गुस्सा आने की बजाय और प्यार आने लगा, और एक पल में मैंने इसके साथ शादी का फैसला कर लिया था। मैंने जागीर के मुंशी से बात की। मुंशी का खानदान कई पुश्तों से हमारी खिदमत करता चला आ रहा था। अगर हम नस्ली जागीरदार थे तो वो नस्ल दर नस्ल हमारे मुंशी थे। मैंने शादी का फैसला कर लिया है मुंशी साहब। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने शादी का फैसला कर लिया है, मगर वो खुशनसीब लड़की है कौन? मैं फजलदीन माली की बेटी रुखसार से निकाह चाहता हूँ। ये बात सुनकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सरकार, फजलदीन एक कम्मी है, उससे आपके खानदानी वकार और इज्जत को धब्बा लगेगा। मोहब्बत ऊंच नीच जात पात को नहीं देखती। आप शाम तक मुझे बात करके इतला दें, आप जा सकते हैं। वो हैरत ज़दा अंदाज में उठा और गुमसुम बाहर चला गया। शाम गुजर गई, लेकिन मुंशी आया नहीं। रात के 8 बज चुके थे। मैं नाउम्मीद सा हो गया। मैं कमरे में आकर पलंग पर आंखें मूंद कर लेट गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने झट से आंखें खोल दी। मैंने देखा कि वही सफेद साया खिड़की के सामने खड़ा था। इसका बदन यूं चमक रहा था कि जैसे अंधेरे में रोशनी की किरणें। अचानक मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई रो रहा हो, और सिसकियों की आवाज तेज हो गई तो मैं बौखला कर उठ बैठा। जिस साये को मैं वहम समझा था, वाकई वो साया हकीकत था। मैं जल्दी से गौन पहनकर बाहर आ गया। मैं कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आ गया। वो साया दूर खड़ा मुझे दिखाई दे रहा था। इसके खदो खाल भी साफ नुमाया नजर आ रहे थे। वो कोई औरत थी जो कि मुझे इशारा करके बुला रही थी। इसकी सिसकियां हवा के दोष पर तैर रही हों। जैसे मुझे अपने कानों में हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। शहबाज, शहबाज, मैं कई सदी से प्यासी हूँ। मेरा दिल, मेरी रूह तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। दर्द और करम में डूबी आवाज सुनकर मेरा दिल लम्हा भर के लिए उदास हो गया। मैं इस साए के पीछे चल पड़ा। बरामदे से दूसरी तरफ सीढ़ियां थी।
जो कि ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थी। ये वही मंजिल थी जहां मेरे परदादा की लाश पाई गई थी। सीढ़ियां धूल और मिट्टी में अटी हुई थी। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता गया, बिल्कुल सहरजदगी के अंदाज में। इसमें मेरे इरादे का कोई दखल ना था। वो साया मुझसे आगे था, जो कि हाथ का इशारा करके बुला रहा था। सीढ़ियां खत्म होते ही दाईं तरफ एक बरामदा था, जिसमें कतार से 2 कमरे बने हुए थे, जो कि बंद थे। इन कमरों के साथ एक तवील बालकोनी थी, जिस पर खड़े होकर नीचे का नजारा किया जा सकता था। वो चमकता हुआ साया इन कमरों की जगह बाई जानब वाले जीने की तरफ बढ़ गया। मैं भी आलम शहर में इसके पीछे था। जैसे ही मैं सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंचा, और ऊपर भी वैसे ही कमरे थे जैसे कि निचली मंजिल पर थे। वो साया एक कमरे के सामने पहुंचकर रुक गया। चंद लम्हों के बाद वो साया गायब हो गया। अचानक मेरी नजर इस बालकोनी के आखिरी सिरे पर पड़ी। दफातन मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा, जो कि चंद लम्हे पहले वहां ना था। वहां एक जिस्म शोले में लिपटा हुआ झूम रहा था। वो जिस्म किसी मर्द का था, जिसे आग लगी हुई थी। इसकी कुर्बनाक चीखें पूरी मंजिल पर गूंज रही थी। मैंने इसकी मदद करना चाही, मगर जैसे मेरे कदम भारी हो गए, मेरे पैरों ने मेरे इरादे का साथ देने से इनकार कर दिया। चंद लम्हों के बाद ये मंजर गायब हो गया। अब वहां ना आग थी, ना कोई इंसान, ना जलने की चिरांद। मैं इस गोरख धंधे में उलझा हुआ था कि दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ अंदर की जानब खुल गया। मोतिये और गुलाब की बेपनाह खुशबू मेरी कुव्वत शामा से टकराई। दरवाजा खुलते ही मेरे सामने एक नहायत पुरशिकवा कमरा था। कमरे के बिल्कुल वसत में एक काली शान मसहरी थी, जो कि चारों तरफ से अतलस व कमो ख्वाब के पर्दों से ढकी थी। कमरे के अंदर मोती और गुलाब की खुशबू रची बसी थी। दफातन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मसहरी पर कोई मौजूद है। मैं अपने शुबे की तस्दीक के लिए कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मेरे दाखिल होते ही दरवाजा बंद हो गया। मैंने जैसे ही वापस दरवाजे की जानब पलटना चाहा, जमीन ने जैसे मेरे कदमों को पकड़ लिया हो। जैसे कोई कुव्वत वापस जाने की बजाय मुझे आगे की जानब धकेल रही हो। कमरा नहायत ही शानदार था। चारों तरफ नीम रियाल लड़कियों की बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट सजी हुई थी। कमरे के फर्नीचर गर्द आलूद जरूर था, मगर आलीशान और महंगा था। कमरे की सजावट से साहिब कमरा के शौकीन मजाज होने का अंदाजा होता था। मुझे अंदाजा हो गया नवाब जफर अली खान किस कदर शौकीन मजाज इंसान थे। ये वो मसहरी थी जिसकी चादर ने ना जाने कितनी इज्जतों को मैला किया था। वाकई वो खुदकुशी के ही मुस्तहिक थे, और ये कमरा ना जाने कितनी बेचैन रूहों का मरकज था। बाईं तरफ वाली दीवार पर परदादा की बड़ी ही खूबसूरत और रौनक आमेज तस्वीर लगी थी। आंखों में सुर्खी और होंठों पर मुतनफ्फर आमेज मुस्कुराहट, चेहरे पर रौनक ये जाहिर कर रही थी ये शख्स इंसानों को कीड़े मकोड़े समझता होगा। मसहरी का पर्दा हिल रहा था, जैसे कि कोई इस मसहरी पर मौजूद है। जैसे ही वो पर्दा मैंने हटाया, हैरत व खौफ के सबब मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मसहरी पर एक इंसानी जिस्म बरहना हालत में पड़ा था। इस पूरे जिस्म को जर्द रंग के छोटे छोटे चमकदार कीड़ों ने ढक रखा था। मैं हैरत व खौफ से ये मंजर देख ही रहा था कि वो जिस्म उठ बैठा। इसने मेरी जानब हाथ बढ़ाया। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा, मगर नाकाम रहा। इस जिस्म पर रेंगते कीड़ों ने यकदम उचक कर मेरे हाथ पर काट लिया। मेरे हलक से चीख निकली और नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की सोजिश मुझे महसूस होने लगी थी। मैं गिरकर तड़पने लगा। ये कैफियत 5 मिनट से ज्यादा ना रही होगी। मेरी हालत एतदाल पर आने लगी थी। मेरा दिल खौफ व दहशत से भर चुका था। मैं इस असेबज़दा कमरे से बाहर निकल जाना चाहता था। मैं कराहते हुए उठा और अपने हाथ को देखा तो मेरा हाथ सुर्ख हो रहा था। अब सोच बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस कीड़े के काटने के क्या असरात हो सकते थे मुझे नहीं मालूम था, लेकिन इस वक्त मेरा हाथ सुर्ख हो रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ। बेड पर कीड़ों भरा जिस्म अब मौजूद ना था, बल्कि इसकी जगह एक काले रंग की डायरी मौजूद थी। न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि इस डायरी को खोलना चाहिए। मैंने डरते डरते डायरी को हाथ में ले लिया। डायरी निहायत ही बोसीदा और पुरानी थी। मैंने डायरी खोली। मेरे बेटे, मेरे खानदान के नाम लेवा। मैं नहीं जानता कि तुम मेरी कौन सी पुश्त से ताल्लुक रखते हो। तुमने डायरी खोली है तो इस चमकीले कीड़े से जरूर बचना। अगर तुम इसका शिकार हो गए, मुझे ये सोचने से भी डर लगता है कि मेरे खानदान का बेटा
اس بد دعا اور انتقام کا شکار ہوگا۔ میں تو اس انتقام کا جائز حقدار ہوں۔ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو بھول بیٹھا تھا، عیاشیوں کو ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ اس کا نام روپا تھا، وہ بہت حسین تھی۔ میں نے اس کے حصول کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اسے میں حاصل تو نہ کر سکا، مگر اس نے خودکشی کر لی، مجھے بد دعا دی۔ پھر اس کے بعد اس مردود چمکیلے کیڑے نے مجھے کاٹا۔ پھر 14ویں کی رات کو میں بھیڑیا بننے لگا۔ انسانی خون میری ضرورت بن گیا۔ کئی بے گناہ زندگیاں میں نے اجاڑ دیں۔ پھر مجھے لگا خودکشی ہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ ڈائری کے باقی ورق سادہ تھے۔ اس مختصر سی تحریر نے کافی کچھ بیان کر دیا تھا۔ اس تصور سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ میں بھی اس چمکیلے کیڑے کا شکار ہو چکا ہوں۔ یقیناً میں بھی بھیڑیا بنوں گا۔ یہ سوچ کر میں کانپ کر رہ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ چاند کی 14 تاریخ میں ویسے بھی زیادہ دن نہ تھے۔ میں گرتا پڑتا اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے دن شام کی بات ہے۔ منشی صاحب حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں تو اپنے ہی خیالات میں گم تھا۔ مجھے تو ہر جگہ چاند کی 14 تاریخ نظر آ رہی تھی۔ جی منشی صاحب فرمائیے۔ میں فضل دین کے گھر گیا تھا سرکار۔ میری بات سن کر ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ فضل دین تو اپنی بچی کی قسمت پر نازا تھا، مگر اس کی ماں کا رد عمل مختلف تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ خوش نہیں۔ فضل دین کل صبح تک جواب دے گا۔ دوسرے دن جب فضل دین اپنی بیوی کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تو اس کے حیرت کے تاثرات نہایت عجیب تھے۔ ان کے خوفزدہ چہروں پر ان گنت وسوسے مچل رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کرنے پر کیا اندیشے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں محض اس حسین گلاب کی خوشبو سونگھنے کے لیے اس سے بیاہ رچا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے ہر طرح سے اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر وہ نہ مانی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، سرکار آپ ہمارے مائی باپ ہیں، میری رخسار آپ کے قابل نہیں، کہاں ہم اور کہاں آپ۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس کی بات اپنی بہن کے بیٹے سے طے کر چکی ہوں۔ ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا ہے کیا؟ اگر برادری میں عزت گئی تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ وہ چلی گئی اور مجھے بے حد امیر کبیر ہونے کے باوجود یہ احساس دلا گئی کہ تم کس قدر غریب ہو۔ میں چاہتا تو ان سے انتقام لے سکتا تھا، مگر میں نے صبر کر لیا اپنی محبت کی بربادی پر۔ اس روز چاند کی 12 تاریخ تھی۔ مجھے اپنی آنکھیں بوجھل اور سرخ محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں از خود تشدد کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ چاند کی 13 کو میرے اندر کے احساسات عجیب سے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی کبھی تر درندہ اندر چھپا ہو جو کہ باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو۔ 14 کی شام کو میں نے حویلی چھوڑ دی۔ میں نے مکمل کالے رنگ کا چیسٹر سوٹ چڑھا لیا اور کار لے کر باہر نکل آیا۔ مجھے جیسے کوئی مجبور کر رہا تھا، جیسے کہ کوئی میرے اندر موجود تھا مجھے شیطانی کاموں پر اکسا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شیطانی قوت میرے اندر موجود ہے۔ کافی دیر تک ڈرائیونگ کے بعد کار ایک مے خانے کے سامنے روک دی۔ اس مے خانے کے سائن بورڈ پر انگریزی میں بڑے بڑے حروف میں بار لکھا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بے صبری سے آگے بڑھا۔ شراب خانے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کے دھندلے شیشوں سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ لوگ مختلف میزوں پر شراب نوشی میں مصروف تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بار کا دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ بار کے اندر کا منظر بالکل اسی طرح تھا جیسے کہ انگریزی فلموں میں کسی مے خانے کا ہوا کرتا ہے۔ میں نے ایک میز کا انتخاب کیا اور اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے گہری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دراصل میرے اندر کا طاقتور درندہ کسی شکار کی کھوج میں مصروف تھا۔ مجھے اپنے اندر آنچ سی دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپے میں نہیں، بس میں کسی کا معمول بن چکا ہوں۔ میرے اندر کا شہباز علی کہیں سو گیا ہے۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے کانوں میں شہد گھول دیا ہو۔ میں نے اس دل فریب گل اندام کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ ایک دل فریب خطوط اور ٹھوس بدن والی گل اندام تھی۔ اس کا بھرپور جسم دعوت گناہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اس نے کھلے گلے کا گاؤن پہن رکھا تھا جس سے اس کے جسم کی آنچ دیتی ہوئی رعنائیاں جھلک رہی تھیں۔ اس کی مخروطی گردن، کتابی چہرہ، بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھیں کسی کے بھی جذبات میں گدگدی کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ جی،
آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ میں اس کی آواز کی دلکشی اور سحر میں کھو سا گیا تھا۔ تمہارے خوبصورت ہاتھوں سے کوئی سی بھی تیز شراب، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوب، وہ اندازے دل ربائی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پلٹ گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چلنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں گلاب اور بوتل موجود تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار اس آب شیطان کو منہ لگا رہا تھا۔ میں جس شیطانی قوت کے زیر اثر تھا، یہ سب اس کی وجہ سے تھا۔ وہ بوتل میز پر رکھ کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ شراب خانوں میں لیڈیز ویٹرز کو گاہکوں کو شراب پلانے کا کمیشن ملتا تھا۔ کچھ ویٹرز جسم فروشی میں بھی ملوث ہوتی تھی۔ یہ بھی شاید انہی میں سے ایک تھی۔ ہر شراب کا اپنا ایک علیحدہ ذائقہ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے نفیس اور مہنگی شراب ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں مسکرایا۔ شراب کا پہلا ہی گھونٹ تیر کی طرح جا کر لگا اور میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ شراب کا ذائقہ بہت تلخ تھا۔ مجھے ابکائی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ شراب پہلی بار میرے منہ کو لگی ہے۔ پہلی بار پی ہے؟ وہ مسکرائی۔ جی ہاں، آپ نے شراب منہ کو لگائی ہے تو شباب کے بارے میں کیا ارادے ہیں؟ اس کی اتنی بے باکی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہاں نہیں، باہر میرے فارم ہاؤس پر، میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر میں اس نازک کلی کو کار میں بٹھا کر اتنی دور لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ جب چاند پورا ہو اور اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ ہو۔ دوران ڈرائیونگ وہ مسکرا کر مجھ سے باتیں کرتی رہی، مگر میری کیفیات اس پرسکون سمندر کی طرح تھیں جس میں طوفان آنے والا ہو۔ میرے جسم میں اندر ہی اندر لاوا پھٹنے کو تھا۔ چاند پورا ہونے کو تھا۔ میری کیفیات نہایت عجیب تھی۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں اپنے آپے میں نہیں رہا تھا۔ اچانک میں نے اس لڑکی کی چیخ سنی اور میں نے گھبرا کر گاڑی روک دی۔ تو تمہارا ہاتھ؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میرا بازو بالوں سے بھر چکا تھا۔ میرے ہاتھوں کی ساخت تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ اندر کی طرف مڑ گئے تھے۔ ہاں جانے من، آج تم میرا شکار ہو۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وہ چیختی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ چاند پورا ہو چکا تھا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر میں بھیڑیا بن چکا تھا، انسانی بھیڑیا۔ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے جلد ہی اسے جا لیا اور اسے سڑک پر گرا دیا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ میں نے اس کے نرخرے پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ میرے اندر کا شہباز مر چکا تھا۔ اب میں صرف بھیڑیا تھا، انسانی بھیڑیا۔ اسے میں نے پوری طرح سے نوچ کھسوٹ دیا۔ وہ مر چکی تھی مگر میری وحشت زندہ تھی۔ پھر اس شکار کے بعد میں گھر کیسے پہنچا میں نہیں جانتا۔ میرے وجود نے مکمل بھیڑیے کا روپ نہیں لیا تھا بلکہ انسانی بھیڑیا بن چکا تھا۔ صبح ہوئی تو میرا دل رات والے واقعے پر دھتکارنے لگا مجھے۔ میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا تھا کہ کس طرح میں اس عذاب سے نجات پاؤں۔ وہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب شخص تھا جو میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز ہوگی۔ اس کا حلیہ نہایت عجیب اور کرہ تھا۔ وہ شکل و صورت اور کپڑوں سے نہایت میلا کچیلا اور گندا معلوم ہو رہا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات آنکھوں میں تھی جو کہ بہت روشن اور چمکیلی تھی، جن سے مجھے شعائیں سی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس قدر غلیظ اور گندے انسان کو تم حویلی میں کیوں لائے ہو منشی صاحب؟ میں نے نہایت سخت لہجے میں پوچھا۔ سرکار، آپ ہی کے حکم کے مطابق لایا ہوں۔ منشی صاحب ہاتھ جوڑ کر بولے۔ کیا مطلب؟ ہم بتاتے ہیں مطلب سرکار آپ کو۔ منشی کی جگہ وہ شخص بول پڑا۔ میں نے منشی کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، سرکار ہمارا نام جگن ہے، ہم کالی کے سچے سیوک ہیں، آپ کی ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہے۔ وہ مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر بولا۔ مطلب یہ ہے کہ منشی صاحب کو آپ نے کسی علم کرنے والے کو ڈھونڈ لانے کو کہا تھا اور منشی صاحب ہمیں پکڑ لائے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ تم کون اور کیا کر سکتے ہو۔ میں کالی کی کرپا سے ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو کہ سیدھے طریقے سے نہ ہو سکتا۔ میں آپ کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ آپ پر کسی آتما کا سایہ ہے۔ 20 سال سے ویرانوں میں گند کھایا ہے، جاپ کیا ہے، یہ بھی نہ کر سکوں تو لعنت ہے مجھ پر۔ ہم تمہیں دولت میں تول دیں گے جگن،
अगर तुम हमें चांद की कैद से निजात दिला दो। दौलत तो मैं लूंगा सरकार, मगर उससे पहले आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और फिर मुख्तसरन अपनी दास्तान बयान करना शुरू कर दी। जब तक मैं बोलता रहा वो चुप करके सुनता रहा। इस दौरान वो मुसलसल मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ता रहा। मेरी दास्तान खत्म हुई तो मैंने देखा कि वो सर झुकाकर आंखें बंद किए बैठा है। वो काफी देर तक इसी तरह बैठा रहा। मुझे कोफत होने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि इस मैले कुचैले को बाहर फेंक दूं। कोई 15 मिनट बाद इसने आंखें खोल दी। देखो सरकार, आप मुसलमान हो, दुनिया की सबसे पवित्र और पाक कौम, जो सिर्फ एक ही ईश्वर को मानती है। मैं सफली करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सफली ईमान को तबाह कर देगी, और जो रास्ता मैं बताऊंगा इसका ताल्लुक सफली से है। तुम रास्ता बताओ जगन, वैसे भी जहर जहर को मारता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया, फिर कल आने का कहकर चला गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरे और सन्नाटे का राज था। मैं अपनी कार में काफी देर से इस मरघट के बाहर खड़ा था और जगन का इंतजार कर रहा था। जगन मुझे कहीं ले जाने वाला था। एहतियातन मैंने साथ में पिस्तौल भी रख लिया था, ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैं जगन के खिलाफ इसे इस्तेमाल कर सकूं। मुझे एहसास होता कि मैं सफली के इस्तेमाल से शिरक जैसे गुनाह का इर्तिकाब कर रहा हूं। अपनी मुश्किलों में अल्लाह से मदद तलब करने के बजाय शैतानी कुव्वतों का रास्ता अपना रहा हूं। तो शायद मैं ऐसा ना करता, मगर अच्छे और बुरे रास्ते की तमीज अल्लाह ने बता दी है, और इस पर चलना ना चलना इंसान के अपने इख्तियार में है। जगन ने मुझे काफी इंतजार कराया। जब वो मरघट से बाहर आया तो इसका रूप और हुलिया मेरे लिए हैरत अंगेज था। वो सर से पांव तक काले लिबादे में मलबूस था। चेहरे पर मरघट की राख मल रखी थी। पूरे जिस्म से लुबान और काफूर की बेपनाह महक उठ रही थी। मैंने इसे हैरत से देखा और पीछे बैठ जाने का इशारा किया। ये जरूरी है सरकार, जब तुम करोगे और मैं तुम्हारी रक्षा। वो गाड़ी में बैठता हुआ बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तशवीश से पूछा। हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां किसी जमाने में सफली मुकम्मल करने वालों के लिए एक मंदिर बनाया गया था, लेकिन अब वो एक वीरान इमारत है जहां तुम्हें एक जाप करना होगा, जिसके बाद वो आत्मा मेरे कब्जे में होगी और तुम पर इस बद्दुआ का असर खत्म हो जाएगा। आधे घंटे के सफर के बाद गाड़ी में हमें दूर से एक इमारत नजर आई, वो भी जगन के बताने पर, वरना अंधेरे में मुझे वो इमारत नजर भी ना आती। स्याह पत्थर से बनी ये इमारत शायद कई सौ साल पुरानी थी। पूरी इमारत पर मुस्ततील मीनार थे, जिसके बुर्ज पर पीतल का पत्थर चढ़ा हुआ था। हम दोनों इमारत के स्याह रंग के पत्थरों के बने दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। अंदर चौड़ा और तवील हाल था, जिसकी दीवारें भी स्याह और सख्त पत्थरों से बनी थीं। इमारत के चारों बुर्जों और स्तूनों पर मिशलें रोशन थीं, जिसकी वजह से मुझे इमारत का अंदरूनी हिस्से का जायजा लेने का मौका मिल गया था। इमारत, जो कि शायद किसी जमाने में एक मंदिर थी, हाल की दीवारों पर नई मुर्गियां औरतों की मूर्तियां रखी थीं और वस्त में चौड़ा चबूतरा था, जो कि कुर्बान गाह मालूम होता था। कुर्बान गाह के बिल्कुल अकब में काली देवी का खौफनाक बुत रखा था। हाल की छत पर अजीब से परिंदे लटके हुए थे, मगर वो चमगादड़ नहीं थे। ये एक खौफनाक इमारत थी। शहबाज साहब, जगन की आवाज गूंजी तो मैं इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हें अपने पूरे कपड़े उतारकर सिर्फ एक झांगिया पहनना होगा और पूरे जिस्म पर काली का भभूत मलना होगा। फिर पूरी रात मेरे किए हुए मंत्रों का जाप करना होगा, तो ही कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं शहबाज अली खान, एक नवाब घराने का चश्मो चिराग, इस तरह के फजूल कामों में पड़ गया था, सिर्फ इन ना करदा जराइम जो मैंने नहीं किए थे। कुछ ही मिनटों बाद मैं जगन के बताए हुए हुलिये में आ गया था। मैं हिसार खींचकर इस चबूतरे पर बैठ गया। मेरे बिल्कुल अकब में काली के चरणों के पास दंडवत जमा कर जगन भी बैठ गया। मुझे मंत्र पढ़ते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में जागजी होने लगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और तेज तेज मंत्र का जाप करने लगा। अचानक मुझे किसी चीज के जलने की बू महसूस हुई कि जैसे कहीं कोई गोश्त जला रहा हो।
चर्बी जल रही हो। बू बहुत ज्यादा शदीद थी। मैंने घबरा कर आंखें खोली। मेरे सामने मंदिर का पूरा फर्श कीड़ों से अटा हुआ था। वो कीड़े तेजी से मेरी जानब बढ़ रहे थे, लेकिन एक खास हद से आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो हद, वो दायरा था, वो हसार था। ये मुझे खौफजदा करने के लिए था कि मैं घबराकर मंत्र पढ़ना छोड़ दूं, मगर मैं घबराया नहीं। मैं मंत्र पढ़ता रहा। मेरे पीछे जगन भी धूनी मारे बैठा था। इसकी आंखें बंद थीं। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मंदिर की छत गिर रही हो। मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे तारों भरा आसमान दिखाई दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं फिजा में प्रवास कर रहा हूँ। तेज हवा साए साए करती मेरे चेहरे, कान, नाक से गुजर रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं जमीन पर हूँ। मेरे चारों तरफ सन्नाटा था। मैं वैसे ही बैठा रहा। मेरे लब मंत्र की तकरार करते रहे। मैं कहाँ था मुझे नहीं मालूम था। बस मुझे अपने चारों तरफ जंगल और पहाड़ नजर आ रहे थे। वो पहाड़ भी अजीब से थे, बिल्कुल नीले और कोई कोई भूरे। सबसे अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल सीधे थे। जंगल भी इसी तरह के थे। सारे दरख्त और पत्ते स्याह और जर्द रंग के थे। अजीब सी नहुसत का राज था इस जगह पर। दफातन मुझे दिल दहला देने वाली तेज चीख की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा गया और आंखें बंद किए मंत्र पढ़ता रहा। मेरे दिल में अजीब सी दहशत और खौफ सवार था। दिल इस बुरी तरह धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, रूपा के इंतकाम से निजात नहीं पा सकोगे। मेरे कानों में एक नसवानी सरगोशी सुनाई दी। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। मैंने देखा कि मैं इसी मंदिर में हूँ। मेरे बिल्कुल सामने एक अजीबो गरीब किस्म का खौफनाक दरिंदा खड़ा है, जिसके नथनों से आग निकल रही है। इसके नुकीले सींग आगे की तरफ हैं। वो जानवर नहायत ही गुस्से से मुझे देख रहा है और बायां खुर बार बार जमीन पर मारना चाहे। शहबाज अली, घबराना मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। जगन की आवाज मुझे सुनाई दी। इस जानवर ने तेज चिंगाड़ के साथ भागना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं घबरा गया और मेरे हलक से चीख निकल गई। इसके साथ ही मैं कुंडल से निकल आया। कुंडल से बाहर निकलते ही मैं चीखते हुए बाहर की तरफ भागा, लेकिन इससे कबल बाहर निकल पाता मैं 2-3 फीट ऊपर उछला और मैंने जगन की चीख सुनी। मैंने देखा कि इस दरिंदे के सींग जगन के पेट में पैवस्त हो चुके हैं। जगन जख्मी हालत में देवी के चरणों में पड़ा है और वो जानवर बार बार इसे अपने खुरों से जख्मी कर रहा है। मैं फिजा में ऊपर जाते ही बड़ी तेजी से नीचे आया और बेहोश होने पर मैंने एक जोरदार कहकहा सुना। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। जगन की मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी। अगर मैं अल्लाह से मदद तलब करता तो कोई ना कोई सबील जरूर निकलती, मगर गलत रास्तों से फायदा के बजाय नुकसान हो जाता है। होश आया तो मैंने अपने आप को मंदिर में पाया। काली के कदमों में अपने सेवक की टुकड़ों में बटी लाश पड़ी थी। मैं घर में किस तरह आया ये मैं ही जानता हूँ। 14वीं की रात ज्यादा दूर ना थी। अब कोई और बेगुनाह रूपा के इंतकाम का निशाना बनने वाला था। निसफ शब हो चुकी थी। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैं एक दरिंदा बन चुका था। मेरे अंदर शर ने अपना गलबा कर लिया था। मैं इस वक्त अपनी हवेली में ही मौजूद था। मेरी बदकिस्मती थी, चांद पूरा होने से पहले मैं हवेली से बाहर ना निकल सका। मैंने अपने आप को सरता पाया स्याह चेस्टर में मलबूस किया और फ्लैट हैट लगाकर बाहर निकल गया। मेरी खुशकिस्मती के मुझे किसी ने ना देखा और मैं हवेली से बाहर निकल गया। रात ज्यादा ना हुई थी। मैं गाड़ियों के गैराज की तरफ जा रहा था। गैराज का रास्ता सर्वेंट क्वार्टर से होकर आता था। दफातन मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं यकदम कोने में हो गया। मैंने देखा कि रुखसार घर से बाहर निकल रही थी। इसका अंदाजा बिल्कुल ऐसा था कि जैसे किसी से मिलने जा रही। भेड़िए की अय्यारी और चालाकी मेरे अंदर रूद आई। मैंने रुखसार का पीछा करने का फैसला कर लिया। मैं दबे कदमों इसके पीछे चलने लगा। मैंने इसे बागीचे में दाखिल होते देखा। मेरे नथने किसी और इंसान की बू महसूस कर रहे थे। चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैं भी बाग में दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो मोतिये की क्यारियों के पास किसी से बातें कर रही थी। मेरे तन बदन में आग लग गई। जो लड़की मेरी बीवी ना बन सकी, वो किसी और को खुश कैसे कर सकती थी। नफरत और इंतकाम की आग ने मुझे अंधा कर दिया था।
मैं भेड़िए की तरह मुंह ऊपर करके गर्राया तो वो दोनों चौंक पड़े। फिर मैंने इसको पहचान लिया, वो यहाँ का माली था। रुखसार थर थर कांपने लगी थी। इस शख्स ने भागने की कोशिश की, मगर मेरे एक ही वार ने इसका सर धड़ से जुदा कर दिया। रुखसार ने भागने की कोशिश की, मगर भाग ना सकी। मैंने इसे झपट लिया। खौफ ने इसकी आवाज तक को बंद कर दिया था। मैंने इसके पूरे कपड़े फाड़ दिए। फिर मैंने अपने दांत अपनी मोहब्बत के नरखरे में गाड़ दिए। मैंने इसके जिस्म से भी तस्कीन हासिल की और खून से भी। मैं न जाने कब तक इसके जख्मी और मुर्दा जिस्म से अपनी वहशत को तस्कीन देता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं अपने कमरे में बैठा हाँप रहा था। शाम तक पूरे इलाके में रुखसार और फजलू की मौत के चर्चे होने लगे थे कि वो भेड़िए का निशाना बन गए। शाम तक इन दोनों की तदफीन कर दी गई। मैं इस जनाजे में शरीक भी नहीं हुआ। मैं इसकी मौत के दुख में रोया भी नहीं। मैंने अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को खुद ही मार डाला था। मोहब्बत तो खुद को मिटा देने का नाम है, ना कि मोहब्बत को मिटा देना मोहब्बत है। मेरे अंदर इतनी सलाहियत और सकत बाकी ना रही कि मैं इस बद दुआ का खात्मा कर सकूं। मैं हार गया था। फिर मैंने आखिरी फैसला कर लिया, रुखसार के बगैर मैं जी नहीं सकता और बेगुनाहों का खून बहाना अब मुझे मंजूर नहीं। मैं दिल की धड़कन को बंद कर देने वाला जहर पी चुका हूँ। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा है। नवाब जफर अली खान की तरह नवाब शहबाज अली खान का भी खात्मा इसी तरह होगा और हमेशा हमेशा के लिए बद दुआ का असर खत्म हो जाएगा। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।